ओके, सो इस पेज में हम देखते हैं कि जो SDGs हैं वो कितने हैं और क्या मतलब है इनका। पहला है क्वालिटी एजुकेशन, वैसे 4th नंबर पे है ये। 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, सो लेट्स हाईलाइट इट फर्स्ट। क्वालिटी एजुकेशन में है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इसका मतलब है कि एक वो एजुकेशन जिसका कुछ मीनिंग हो और एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशन हो सबके लिए, और एक खास एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल हो। जेंडर इक्वालिटी अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। सो जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि जो मैन है, लाइक मेल एंड फीमेल, इनमें कोई भी ऐसा भेदभाव ना रहे और सबको इक्वल काम मिले, इक्वल एजुकेशन हो, इक्वल राइट्स हों और सबके लिए बराबर फैसिलिटीज़ हों। दैट्स ऑल इट इज़। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन फॉर ऑल। इट मीन्स क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन। क्लियर वाटर मीन्स साफ पानी। सैनिटेशन होता है कि जब हम जैसे सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र क्या करता है कि ये जर्म्स को मारता है, इट्स काइंड ऑफ केमिकल और ड्रग। तो इसी तरह से हम क्लीन वाटर मिल सके और जो एरिया गंदे हैं या जिन एरियाज़ में कुछ ख़राब चीज़ें हैं तो उनको हम सैनिटाइज कर सकें, यानी कि छिड़काव कर सकें कोई दवाइयों का वहाँ पे, और वहाँ पे सारे जैसे मच्छर ना हो और भी चीज़ें ना हो, इस तरह से उसका क्लीनलीनेस हो सके। 7 नंबर पे है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. It means कि affordable के उस इंसान उसका वहन कर सके। मीन्स जैसे बिजली है, अगर बहुत महंगी हो जाए तो हम उसे बिल नहीं पे कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द इनकम। सो इस तरह से हर आदमी के लिए अफोर्डेबल हो एंड जो एनर्जी हो वो साफ़ हो, यानी कि उसमें ज़्यादा गंदगी ना मच रही। जैसे कोयले से बिजली बनती है तो उसमें गंदगी ज़्यादा होती है, अगर वाटर से बनती है तो उसमें गंदगी नहीं होती, इस तरह से। सो इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि जो डिसेंट एक मतलब अच्छा काम, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि पैसा इंसान कमा पाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, हम उसे प्रमोट करते हैं और इसको ज़्यादा समय तक वो हमारे पास रह सके, ऑल लाइफ और ऑल लाइक फ्यूचर जनरेशन एज वेल। सो ग्रोथ भी हो उसमें, प्रोडक्टिव हो एंड वो डिसेंट वर्क हो, लाइक उसमें ऐसी गंदगी ना हो, हमें ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पड़े जहाँ पे एक बेकार सी जगह ना हो। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री, उद्योग, इनोवेशन कुछ नया करना, काइंड ऑफ सृजन करना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छी जगह, एक अच्छा जैसे कि रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और तुम्हारे हाउसेज हैं, एनर्जी है और इंडस्ट्री है, ये सब चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। इसका मतलब ये है कि हम एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो एक रिलायबल हो और जिसमें काफ़ी चीज़ें बढ़िया हों, अच्छी हों, साफ़ हों, हम ऐसे इंडस्ट्री को और ऐसे इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, ऐसा UN कहता है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। सो जैसे चाइना है, डिफरेंट है, इंडिया डिफरेंट है, अमेरिका डिफरेंट है। सो जो इसमें एक भेदभाव है वो उसे हम कम करें या उसे ख़त्म करें। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। सो हम सिटीज़ को, जो शहर हैं या कम्युनिटीज़ को, जो कि लोग हैं उनमें रहने वाले, उनको इतना सस्टेनेबल बनाए कि वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक हमारे साथ रह सकें और उसमें हम रह सकें और वो किसी भी तरह की बीमारी ना हो, किसी भी तरह की गंदगी ना हो। ये सब चीज़ें हम प्रमोट करते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। इसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, यानी कि जब हम किस चीज़ को कंज्यूम करें, यानी खाएं पिए या उसका उपयोग करें,
तो वो ऐसा हो कि वो ख़राब ना हो, या उसका हम एक्स्ट्रा ना खा लें या एक्स्ट्रा ना ख़राब कर दें उसे। मान लो हम फ्यूल है, जैसे पेट्रोल है, अगर हम बाइक चला रहे हैं, हमें जाना है 10 किलोमीटर, अगर हम 10 किलोमीटर चलाने के बजाय बाइक को चलाते हैं 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, जस्ट टू एंजॉय और जस्ट टू हैव फन, समथिंग लाइक दैट, विदाउट एनी रीज़न, समटाइम्स सम कभी कभी तो ठीक लगता है, लेकिन बाई चांस लाइक जैसे हम रेगुलरली ऐसा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं पेट्रोल को, तो वो नहीं होना चाहिए, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन नहीं आता। फिर प्रोडक्शन अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्शन ऐसा ना हो जिससे कि हमारी एनर्जी या हमारी जो ग्रोथ है वो रुके ना, या मतलब उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। देन आता है क्लाइमेट एक्शन, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसे एक्शन लेना चाहिए, कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि जिससे हम क्लाइमेट चेंजेस से लड़ सकें और इसके जो इफ़ेक्ट हैं या इसके जो असर हैं उसको हम कम कर सकें अपनी लाइफ से। लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसका मतलब क्या है कि हम कंजर्व करें, यानी कि भंडारण करें ऐसे यूसेज ऑफ ऐसी चीज़ों का इन ओशन, यानी ओशन का इस तरह से यूज़ करें कि जो कि ओशन लाइफ है, जैसे कि मछलियां हैं, उसमें अदर टाइप के क्रीचर्स हैं, उन पे इम्पैक्ट ना हो और वो लंबे समय तक क्लीन और साफ रह सकें। लाइफ ऑन लैंड, प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, मैनेज फॉरेस्ट सस्टेनेबली, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, हेल्थ एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन एंड हेल्थ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसका मतलब क्या है कि लाइफ ऑन लैंड, जो ज़मीन पे जीवन है, जैसे कि पशु पक्षी, ह्यूमन और कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, उनको हम ऐसा एक एनवायरनमेंट दें कि वो ख़राब ना हो और जो है ज़मीन को उपजाऊ रहने में मदद करे और ज़मीन जो बंजर ना बने, जिससे कि हम लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक जो है खाना प्रोडक्शन कर सकें, यानी कि फसल पैदा कर सकें उस पर। ये सब हमें ध्यान रखना है। और जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, क्या मतलब कि जैसे बायोस्फीयर है, हमारे जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो विविधता है उसका लॉस ना हो, खराब ना हो। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। कि जैसे पीस है, शांति है, जस्टिस है, न्याय है, एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मीन्स कि जो हमारी न्यायपालिका है या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं सोसाइटी में, वो इतने स्ट्रांग रहें कि उसकी वजह से हमारा कुछ भी ख़राब ना हो और एक प्रॉपर तरीके से सबको जस्टिस मिले और पढ़ाई कर सकें, लोग अपने अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकें और शांति रहे ज़मीन पे, धरती पे। पार्टिसिपेट्स फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। सो पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जो लोग हैं, जैसे स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि हम जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका, क्या नाम, इन गोल्स का, हम ऐसे पार्टिसिपेट करें, सब दुनिया पार्टिसिपेट करे, जिसमें दुनिया सारी मिलके काम करे, जिससे कि हम इन गोल्स को अचीव कर सकें एज सुन एज पॉसिबल और ये गोल लंबे समय तक हमारे साथ रहे, हम इनका इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद आता है 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ SDG, जो एक बड़ी कैटेगरी में आते हैं। इसके अंतर्गत और छोटी छोटी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि SDGs कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 एरियाज। वो कौन से एरियाज है? इकोनॉमी फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इनोवेशन। This includes achieving responsible consumption and production as well as ensuring affordable energy. ये जो है इस इकोनॉमी में सारा कुछ आता है, जैसे कि जिसमें हम जॉब करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लॉस करते हैं, और जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, इनोवेशन है, यानी कि हम जो क्रियात्मक कार्य करते हैं, जैसे कि कुछ नया चीज़ें बनाना है, मशीन बनानी है या कुछ डेवलपमेंट करते हैं, इसमें सारा कुछ आता है। और इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन भी आता है और प्रोडक्शन भी आता है, कि हम रिस्पॉन्सिबली चीज़ों का उपयोग करें, ख़राब ना करें, और एनर्जी जो है सबके लिए अफोर्डेबल हो, सब उसे प्राप्त कर सकें, इतनी महंगी ना हो। सोसाइटी इन्वॉल्व्स टैकलिंग पॉवर्टी, हंगर एंड inequality, ensuring education, healthcare
एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। सोसाइटी के जो अंदर आती हैं चीज़ें जैसे कि पॉवर्टी है, हंगर है, गरीबी, भूखमरी और अन्याय या असमानता। इंश्योरिंग एजुकेशन यानी कि सबके लिए एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ केयर जो कि हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम है, एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय सबको मिले, ये इसके अंदर आ जाता है सोसाइटी के। बायोस्फीयर, कंसर्न एनवायरमेंटल इश्यूज such as protecting ecosystems, sustainable management of natural resources, combating climate change and preserving biodiversity। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कंसर्न है, एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक इकोसिस्टम है हमारा, यानी कि हमारा वातावरण है, इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ये बराबर तरीके से चलता रहे। फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि हमारी वाटर है, एयर है और सनलाइट है, इन सब का कंजप्शन या फिर इनका प्रॉपर यूज़ हो और ये किसी भी तरह से हमारे लिए ख़राब ना हो या हम इन्हें ख़राब ना करें। और उसके बाद है प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी मीन्स एक भौतिक विविधता है, यानी कि कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे पानी है, कहीं पठार है, ऐसी चीज़ें हैं वो हमारी प्रॉपर इंटैक्ट रहें, उसमें हम ज़्यादा छेड़खानी ना करें, उन्हें प्रिजर्व करके रखें लैंडस्केप को, जिससे कि वो हमारे जीवन पे नकारात्मक असर न डालें। बाकी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, इस पेज पे हम जो लिखा है वो देखते हैं क्या है कि ब्रेनी फैक्ट्स मीन्स डिजिटल solutions have improved over 1 billion lives through 320 projects in nearly 130 countries as part of the Edison Alliance's 1 billion life challenge। So it means जो प्रोजेक्ट्स हैं डिजिटल सॉल्यूशंस हैव इम्प्रूव्ड, जो डिजिटल तरीका है यानी कि हम जितना कंप्यूटर से जुड़े हैं और उसके थ्रू हमने जो चारों तरफ इंफॉर्मेशन फैलाई और उससे 320 प्रोजेक्ट्स यानी कि 320 प्रोजेक्ट जो हैं चलाए गए या चलाए जा रहे हैं 130 कंट्रीज़ में, 130 देशों में, जो कि पार्ट है एडिसन अलायंसेस का। एडिसन अलायंसेस एक अलग एंटिटी है जो कि बेहतरी की तरफ बात करते हैं लाइफ्स की और जिंदगी की ऑन अर्थ। सो और ये 1 बिलियन लाइफ चेंजेस चैलेंज है, यानी कि 1 बिलियन लोगों की लाइफ चेंज, यानी कि हम 8 बिलियन लोग हैं, 8 से 8.5 बिलियन लोग वर्ल्ड में। सो यानी कि उसका समझ लीजिए 10 to 12-15% 12% हिस्सा ये अकेले हैंडल कर रहे हैं। अब करते हैं बात सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम कैसे सोचता है? ये सिस्टम थिंकिंग इज एन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट व्यूज प्रॉब्लम्स एज पार्ट ऑफ लार्जर इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। सो सिस्टम थिंकिंग क्या है कि जो हम तरीका है सिस्टम को सोचने का, ऐसा है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दैट व्यू प्रॉब्लम्स एज पार्ट ऑफ लार्जर इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। सो हम प्रॉब्लम कैसे समझते हैं कि यह एक हिस्सा है बड़े सिस्टम का। तो जैसे प्रॉब्लम है, देन सॉल्यूशन है, फिर उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। सो ये एक इस तरह से हम प्रॉब्लम को समझते हैं एक सिस्टम थिंकिंग सिस्टमाइज तरीके से। देन इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द इंटरकनेक्शंस एंड relationships between the components of system rather than viewing each part in isolation। So हमारा फोकस रहता है वो इंटरकनेक्शन एंड रिलेशनशिप, जो कि एक कनेक्शन है बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द कंपोनेंट्स, और द जो हिस्से हैं इसके समस्या के या प्रॉब्लम के, उसको समझने का हमारा एक रिलेशनशिप को समझने का एक मेन फोकस रहता है इसमें, ना कि उसे अलग छोड़ना। हम उसे अलग नहीं छोड़ सकते, उसे हमें समझना पड़ेगा साथ साथ। तो इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग ईच पार्ट इन आइसोलेशन, किसी भी एक पार्ट को अलग तरीके से समझने के बजाय इट स्टडीज हाउ द पार्ट इंटरैक्ट, द पैटर्न दे क्रिएट ओवर टाइम एंड द वे फीडबैक लूप्स ड्राइव द सिस्टम्स ओवरऑल बिहेवियर। सो हम ऐसा समझते हैं कि जो पार्ट है, एक किसी भी चीज़ का पार्ट जो है वो एक पैटर्न बनाता है, देन ओवर टाइम एक लूप बनाता है कि हमें उससे एक फीडबैक मिल रहा है, हमें उससे एक शिक्षा मिल रही है, चीज़ मिल रही है कि हाँ हाउ थिंग्स आर बीइंग डन और हाउ थिंग्स आर बीइंग क्रिएटेड ओवर टाइम। सो ये एक बिहेवियर, जैसे कि ये सिस्टम दिया उन्होंने यहाँ पे, लूप है ये फीडबैक लूप। मोर रैबिट्स मोर एंड मीन्स मोर फॉक्सेस, इट्स ए पॉजिटिव प्लस रिलेशनशिप। मीन्स मोर रैबिट्स यानी कि बहुत सारे रैबिट्स हैं, बहुत सारे खरगोश हैं एक जगह, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारी फॉक्सेस आ जाएंगी, यानी कि लोमड़ी आ जाएंगी, क्योंकि लोमड़ियों को फॉक्स जो ये हैं रैबिट्स पसंद है खाने के लिए, वो इनका शिकार करती हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब रैबिट्स वहाँ पे बढ़े, देन फॉक्सेस बढ़ गई, तो ये अच्छा साइन है। लेकिन जब फॉक्सेस बढ़ गई तो रैबिट कम हो गए,
वाई मोर फॉक्सेस मीन्स फ्यू रैबिट्स, इट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब यह है कि जो ज़्यादा फॉक्स थी वहाँ पे, यानी कि ज़्यादा लोमड़ियाँ थी, उन्होंने ज़्यादा खरगोश पकड़ के या मार के खा लिए। सो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन गया on ecosystem of the earth. That's how it is. Then example, in a fox and rabbit ecosystem, more rabbits provide extra food. यानी कि जो अगर हमारे पास ज़्यादा rabbits हैं तो वो ज़्यादा food foxes के लिए create करते हैं. The fox population rises. Rabbit then decline through predation. So the fox की जो population है बढ़ जाती है, लेकिन इस और उसके बाद वो ज़्यादा शिकार करना शुरू कर देते हैं रैबिट्स का। देन उसके बाद जो इनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, जो खरगोश हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। एंड द एब एंड फ्लो मेक्स सेंस ओनली व्हेन द एनिमल्स आर व्यूड टुगेदर, नॉट सेपरेटली। सो इनका जो एक तरीका है वो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अलग अलग तरीके से नहीं देखते, इन्हें हम एक रिलेशनशिप में देखते हैं दूसरे किसी जानवर के। अगर एक जानवर की बात हो रही है, यानी कि अगर मान लो इंडिया अमेरिका की बात हो रही है, तो हम किसी रिलेशनशिप के हिसाब से देखते हैं कि हाँ इंडिया और अमेरिका कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, क्यों कनेक्टेड है, क्या है इनके पीछे, क्या डाइवर्सिटी है या क्या अलग इम्पैक्ट है। सिस्टम मैप्स। सिस्टम मैप कैसे बनता है? अ मैप इज अ डायग्राम दैट शोज द की एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड एरोज ऑफ इन्फ्लुएंस बिटवीन देम। सो सिस्टम मैप ऐसे बनता है कि काइंड ऑफ डायग्राम है जो अलग अलग सिस्टम्स में उनके इन्फ्लुएंस को, यानी कि उनके असर को दिखाता है, उनके इम्पैक्ट को दिखाता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। नोड्स represent people, resources of events, arrows shows the direction and the sometimes the polarity of cause and effect. So ये जो है नोड्स का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर यूनिट, कोई भी यूनिट है तो वो कैसे जुड़ी हुई है, लोग हैं उनमें, एंड रिसोर्सेज ऑफ इवेंट्स हैं, लाइक कैसे कौन सा इवेंट्स में क्या हुआ, कैसे आया। एरोज शो करते हैं कि डायरेक्शन क्या है, किस तरह से चीज़ें मूव हो रही हैं। तो फिर इसका कॉज एंड इफेक्ट दिखाता है कि कैसे क्या कारण रहा और उसका क्या इम्पैक्ट। रीइंफोर्सिंग एंड बैलेंसिंग लूप कैन बी हाईलाइटेड टू रिवील पैटर्न्स सच एज वर्चुअस साइकिल्स ऑफ limiting forces. So reinforcing the balancing loop, इसका हम एक तरह से reinforce करते हैं और बैलेंस को एक बैलेंस का तरीका, पैटर्न दिखाते हैं कि इसको ये बैलेंस कैसे हो रहा है और या इसकी जो है कैसे चीज़ें चल रही हैं। लूप में कैसे, यानी कि एक साइकिल कैसे बन रहा है, पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, साइकिल में क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, कितनी बढ़ रही हैं, किस मात्रा में घट रही हैं। तो ये सब चीज़ें एक साइकिल की तरह हम दिखाते हैं लिमिटेड फोर्सेस का, जो इसमें जैसे कि रैबिट्स एंड फॉक्सेस का एग्जांपल हम लेते हैं तो उसके हिसाब से कि फॉक्सेस बढ़ गई तो रैबिट कम हो गए क्योंकि उन्हें मार के खा लिया। इसके बाद है द पॉपुलेशन, द पर्पस ऑफ सिस्टम मैप्स आर फॉलोज। सिस्टम मैप्स का पर्पस क्या है ये नीचे हम दिखाते हैं, जैसे कि मेक कॉम्प्लेक्सिटी विजिबल, टर्निंग अ टैंगल्ड वर्बल डिस्क्रिप्शन इनटू ए क्लियर पिक्चर। जब हम किसी चीज़ का पिक्चर या एक मैप बनाते हैं तो उसमें हमें सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। अगर हम सिर्फ बात करें, वर्बल डिस्क्रिप्शन का मतलब बातों से बताई गई चीज़ें, यानी कि ये क्या है, ये कैसे है, अच्छा वहाँ पे हम गए, ये मिला, वो फिर हमने ये खाया या पिया, वो हम इस तरह से उतना क्लियर नहीं समझा पाते शब्दों के थ्रू। तो इसमें क्या है कि हम एक मैप बनाते हैं, पॉइंट 1 टू पॉइंट B 3 C ऐसे करके, तो पॉइंट चलता रहता है। इस तरह से ज़्यादा चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी समझ में आ जाती है। देन एक्सपोज फीडबैक लूप, स्पॉटिंग सेल्फ रीइंफोर्सिंग ग्रोथ और बैलेंसिंग प्रेशर दैट द सिस्टम इन चेक। सो इसका मतलब है कि स्पॉटिंग सेल्फ रीइंफोर्सिंग ग्रोथ, जो हमारी अपनी ग्रोथ है, हम उसको दोबारा से कैसे चेक करते हैं या उसे स्पॉट करते हैं, यानी कि उसका कैसे पकड़ते हैं कि हाँ कहाँ से ग्रोथ है, कहाँ से नहीं है। बेसिकली एक एनालिसिस का प्रोसेस है। देन बैलेंसिंग प्रेशर, हम जो प्रेशर हम पे होता है हम उसे कैसे बैलेंस करते हैं, जो कि टू कीप द सिस्टम इन चेक, यानी कि सिस्टम को चेक करने के लिए। ये सब चीज़ें हम देखते रहेंगे धीरे धीरे इनमें से कि क्या हम कैसे हो रहा है, क्यों हम कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ पे पास हो रहे हैं, कहाँ पे हमारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, कहाँ पे ख़राब हो रही हैं। दैट्स ऑल, it's I think it's just analysis of anything or everything। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो उसमें पिक्चर की जो एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको सारी जो चैप्टर हैं वो पूरी तरह से आप उसे पढ़ सकें, आपके पास सारी वीडियोस अवेलेबल है। इस चैप्टर में या इस
जो पेज है, इस पेज पे जो एक्सप्लेनेशन है चीज़ों की वो ऐसे है, जैसे कि आइडेंटिटी लेवरेज पॉइंट्स, सीइंग वेयर अ स्मॉल चेंज दैट इज एडजस्टिंग वन पॉलिसी वेरिएबल कुड प्रोड्यूस अ लार्ज शिफ्ट इन आउटकम्स। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई लेवरेज पॉइंट्स, कि जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम, मेन फैक्टर्स हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उनको देखते हैं कि जैसे कि सीइंग वेयर अ स्मॉल चेंज, चेक करना है कि कहाँ पे छोटा सा जो हमारा चेंज है अगर हम करते हैं कोई बदलाव, वो कैसे एक बहुत बड़े आउटकम में आता है या उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। से एडजस्टिंग वन पॉलिसी वेरिएबल का मीन्स कि हम किसी भी एक छोटी सी जो नियम है उसमें बदलाव करने से कुड प्रोड्यूस अ लार्ज शिफ्ट इन आउटकम, कैसे बहुत बड़े लेवल पे उसका आउटकम या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसका मतलब है बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, गिविंग स्टेक होल्डर्स अ कॉमन मेंटल मॉडल, रिड्यूसिंग मिसकम्युनिकेशन एंड सिलो थिंकिंग। सो इसका मतलब कि बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग को हम बिल्ड करें जो कि सबसे साझा हो, सबके साथ उसका एक्सचेंज हो, यानी कि जो मुझे पता है तुम्हें भी पता हो। इसका मतलब ये है गिविंग स्टेक होल्डर्स ए कॉमन मेंटल मॉडल, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं या जिनसे हमारा काम पड़ता है तो उनके साथ हमारा कॉमन मेंटल मॉडल हो, यानी कि उन्हें पता हो और हमें पता हो। रिड्यूसिंग मिसकम्युनिकेशन एंड सिलो थिंकिंग, रिड्यूसिंग मिसकम्युनिकेशन यानी कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज वो ख़राब ना हो और वो गलत ना हो। इसके बाद है कि सिलो थिंकिंग मीन्स कि हम उसे रिफ्यूज़ ना करें। सिलो मीन्स होता है कि हम कोई भी चीज़ को चुपके से कर रहे हैं, कुछ चीज़ चुपके से नहीं करनी है, सबके साथ चीज़ें साझा करनी है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। गाइडेंस, गाइड डिसीजन मेकिंग, टेस्टिंग व्हाट इफ सिनेरियोज ऑन द मैप बिफोर कमिटिंग रिसोर्सेज इन द रियल वर्ल्ड। सो हमें टेस्ट करना है कि व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये सब चीज़ें हमें टेस्ट करनी है, देखनी है, बात करनी है। इस पर आता है बेसिक ऑफ सिस्टम मैप। सिस्टम मैप का बेसिक क्या है, यानी कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। द बेसिक्स ऑफ सिस्टम मैप आर एज फॉलोज। जैसे पर्पस टू पिक्चर ऑल द फैक्टर्स इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस वन अनदर। हमें पहले पर्पस ढूंढना है कि उसका उद्देश्य क्या है, और सारी सिचुएशन जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको एक तरह से एक पिक्चर में डाल के लिखना है और एक मॉडल बनाना है कि जिससे हम समझ सके यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये इसका ये है, ये इसका ये, इसका ये। देन एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस बिटवीन एलिमेंट्स। एरो क्या करता है कि हमारी जो एक डिफरेंस, एक इम्पैक्ट बताता है कि इसका असर इस पर पड़ रहा है, इसका असर इस पर पड़ रहा है, इसका असर इस पर पड़ रहा है। ये एरो का मतलब है किसी भी मॉडल में। लूप, चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट दैट सर्कल बैक, स्पॉटिंग देम हेल्प, एक्सप्लेन रिकरिंग पैटर्न। मीन्स जो एक चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, यानी कि किस चीज़ का क्या कारण है और उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या असर है, ये एक लूप है। इस लूप को हमें चेक करना है, देखना है कैसे रियकर हो रहा है, यानी कि कैसे दोबारा से बढ़ते जा रहा है, आते जा रहा है, कैसा पैटर्न बनना है, ये सब। टाइम डिलेज, लॉन्ग एरोज और a clock symbol mark slow responses, that is months of reef recovery। टाइम डिलेज यानी कि जिस चीज़ में बहुत डिले लग रहा है या उसमें बहुत सारे टाइम लग रहा है, बहुत दिनों में चीज़ें सुधर रही हैं, वो इस तरह से मतलब है इसका। जैसे मंथ्स ऑफ रीफ रिकवरी। रीफ इज़ अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ ओशन है जो कि अगर ख़राब हो जाए या उसमें कुछ हो जाए तो उसे रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। दैट्स the meaning of it. Changing a system, you can alter the elements, add and remove things, or more powerfully the relationships. So हम चेंज सिस्टम में चेंज कैसे करते हैं, उनको चेंज करने से हमें क्या इम्पैक्ट आता है चीज़ों पे, और हम कैसे उसकी रिलेशनशिप बदल जाती है या बदलती है, हम ये चीज़ देखते हैं चेंजिंग अ सिस्टम में। देन केस स्टडी में क्या है कि सिस्टम मैप फॉर द कोरल रीफ इकोसिस्टम। कोरल रीफ है, समुद्र में पाई जाती है, इसका क्या बनता है इसका मैप। अ सिस्टम मैप फॉर अ कोरल रीफ इकोसिस्टम कैन बी यूज्ड टू शो हाउ द वेरियस कंपोनेंट्स इन द सिस्टम इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड हाउ ईच फैक्टर अफेक्ट्स द ओवरऑल हेल्थ एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम्स। तो हमारा इसमें क्या है कि जो कोरल रीफ इकोसिस्टम है, इसके हमने यूज़ किया है इसमें कि इसके वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं या एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और कैसे वो एक दूसरे की हेल्थ पे, एक दूसरे के मतलब
जीवन पे असर डालती हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। Below the figure shows a simplified system map for the coral reef ecosystem। जो ये फिगर है जिसमें वाटर, स्टॉर्म्स, एल्गी, कोरल रीफ, मरीन लाइफ, देन पोल्यूशन, ये एक इकोसिस्टम दिखाया गया कि अगर कोरल रीफ में कुछ गड़बड़ होती है तो वो फिर ऐसा इम्पैक्ट डालता है। वो ऐसा उसका बनता है कि जैसे कि वाटर टेम्परेचर होगा तो एल्गी पे असर पड़ेगा, एल्गी क्रिएट करेगा। फिर पोल्यूशन होगा तो भी एल्गी बनेगा, स्टॉर्म आएगा तो भी एल्गी बनेगा। एल्गी क्या करेगा, कोरल रीफ पे इम्पैक्ट डालेगा, कोरल रीफ के थ्रू मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा। ये इसका मीनिंग है। सो की कंपोनेंट्स इन कोरल रीफ इकोसिस्टम आर एज फॉलोज। में है कोरल रीफ वाइटल फॉर मरीन लाइफ बट वल्नरेबल टू स्ट्रेसर्स। वाइटल फॉर मरीन लाइफ, मरीन लाइफ मीन्स जो वाटर की लाइफ है, जो जनजीवन है पानी में, उस पे इसका बहुत महत्व है इसके लिए। लेकिन ये स्ट्रेसर्स जो है, स्ट्रेसर्स क्या है, पोल्यूशन एंड वाटर टेम्परेचर। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बाकी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड enjoy the videos and learning।